नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम देख रहे हैं कि यूपीएससी सीएसई मेंस 2025 अभी जो हुआ है, तो उसके अंदर मेरा जो एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 कैसा गया है, मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए और कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया और क्यों किया, ये आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। आपको पता होना चाहिए 250 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलता है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 एंड नंबर 5 आर द कंपलसरी क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस करने रहते हैं और हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट होना चाहिए। सेक्शन कितने रहते हैं हमारे पास में, ए और बी, और दोनों के अंदर 4 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें से 2 होना चाहिए, इसमें से एटलीस्ट 2 होना चाहिए। फिर तीसरा जो है कहीं से भी किया जा सकता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ओवरऑल। ये देखो, ये हो गया सेक्शन ए। फर्स्ट हो गया इसके अंदर ए बी सी डी ई, ये 5 क्वेश्चन हो गए। देन इसके बाद सेकंड है ए बी सी, थर्ड है ए बी सी, फोर्थ है ए बी सी, मतलब ये 20 15 वाले। देन अब आ गया सेक्शन बी, यहाँ पे आ गया 5वां क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन ए बी सी डी ई देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद है 6वां ए बी सी, 7वें के अंदर आपको देखने को मिल रहा है 3, 8वें के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं मैंने कौन कौन से सेक्शन और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्ट किए, क्या मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, पहला जो है कंपलसरी क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का है, आपको पता होगा। दैट इज सोवनियन कल्चरल ट्रेडिशन। अब सोवेनियन कल्चर की बात करें तो सोहन कल्चर तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है लोअर पैलोलिथिक वाला ट्रेडिशन है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये टेरिस आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रेटिग्राफी है ना, TD T1 T2 T3 T4, और इसके साथ में ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड के रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली हम मर्ज विद चौंतरा हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको सोनियन के अंदर फिर आप देखिए चॉपर चॉपिंग और जो है हैंडेक्स लेवलॉइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा T2 में। ये तो स्टेराइल है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे भी हैंडेक्स और चॉपर चॉपिंग टूल देखने को मिलेगा। मेनली क्या है, चॉपर चॉपिंग टूल्स और क्वार्टजाइट्स और ये सब जो मटेरियल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दीज आर द सोवेनियन कल्चरल ट्रेडिशन। ठीक है, चॉपर चॉपिंग के अंदर ये हो गया चॉपर, ये इस तरीके से चॉपर चॉपिंग हो गया। फिर इसके साथ में हैंडेक्स हो गया यहाँ पे, और जो है हैंडेक्स और लेवलॉइस फ्लेक्स आपको देखने को मिल रही है। कास्ट डोमिनेशन, फैक्शनिज्म एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, कास्ट डोमिनेशन, फैक्शनिज्म एंड पॉलिटिकल पावर। अब जो है इंट्रो, उसके अंदर तीनों चीज़ें आनी चाहिए। हाउ द कास्ट डोमिनेशन, फैक्शनलिज्म एंड पॉलिटिकल पावर हैज़ बीन अ क्रिटिकल रोल प्लेइंग इन द क्या बोल सकते हैं, how they are playing a critical role in the power analysis to understand the power between among individual, among society। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा था अभी शायद भूल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको तीनों चीज़ों को एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए आपका जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब है पहला, आप बता दो कास्ट डोमिनेशन, फिर मैंने बताया फैक्शनलिज्म और पॉलिटिकल पावर, तीनों को छोटा छोटा समझा दिया। देन उसके बाद में रिलेवेंस और इंटरलिंकेजेस बता दिए। हाउ कास्ट डोमिनेशन हैज़ बीन प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन द फैक्शनलिज्म, ये किसने बता दिया था, दुबे ने शमीर पेट की स्टडी में बताया था कि कास्ट डोमिनेशन जो है डोमिनेंट कास्ट, और फैक्शनलिज्म फैक्शनल बोले तो गुटबंदी हो जाती है कास्ट डोमिनेशन के बेसिस पे। ठीक है, फिर लिंकेजेस हमने देखा, मैंने बताया था फैक्शनिज्म का पॉलिटिकल पावर्स से, कि पॉलिटिकल पावर्स कहीं ना कहीं फैक्शन जो है पॉलिटिकल पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करती है या फिर उनके साथ में अलाइन होने की, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पावर की भी हो रही है, मराठा की डिमांड, रेड्डी की डिमांड OBC के अंदर हो रही है। फिर इसके साथ में पाटीदार वाला जो एस्पेक्ट है, जाट वाला एस्पेक्ट है। कास्ट डोमिनेशन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर को इन्फ्लुएंस करने की या फिर गेन करने की कोशिश हो रही है। और यहाँ से क्या भी हो रहा है, फैक्शनलिज्म भी हो रहा है, गुटबाजी भी हो रही है, एट द सेम टाइम गुटबंदी भी हो रही है। और पॉलिटिकल पावर यहाँ पे अजगर वजगर वाला भी मैंने सीन लिख दिया था। रीजनलिज्म एंड ऑटोनॉमी, इजी क्वेश्चन है रिलेटिवली। रीजनलिज्म एंड ऑटोनॉमी, हाउ दे आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल फॉर द एस्पिरेशंस ऑफ
पॉपुलेशन, प्रोवाइडिंग देम आइडेंटिटी, इस तरीके से बात हो गई। रीजनलिज्म बता दो, ऑटोनॉमी बता दो। रीजनलिज्म, रीजनल को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नेशन। फॉर एग्जांपल गोरखालैंड की डिमांड, नागालैंड की डिमांड, ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही है वो, ठीक है। सॉरी, रीजनलिज्म के अंदर, हाँ, रीजनलिज्म के बेसिस पे ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही है। तो ऑटोनॉमी बोले तो खुद के डिसीजन खुद लेना, सोवरेन वाला एस्पेक्ट हो गया। अब रीजनलिज्म ऑटोनॉमी किस तरीके से लिंकेजेस है, तो हाउ रीजनलिज्म हैज़ बीन, द आइडियोलॉजी ऑफ रीजनलिज्म हैज़ बीन फ्यूलिंग द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, सेसेशनिस्ट, इस तरीके से टेंडेंसी आपको बढ़ती हुई मिल रही है। भील लैंड, बोडो लैंड, गोरखालैंड, कार्बी लैंड, ये सब एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जा रहे हैं। सन ऑफ सॉइल पॉलिसी, मराठा वाला जो एस्पेक्ट है, मराठी मानूस, हालांकि वो लिखा नहीं मैंने, लेकिन ठीक है। हाँ, रीजनलिज्म, कोई ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिखा है क्या मैंने यहाँ पे? लेट अस वेट। ऑटोनॉमी, रीजनलिज्म, कोई आया है? शायद नहीं आया है, नहीं आया। वेरी रेलेवेंट फिलोसॉफी विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश, फिलोसॉफी ऑफ नेफा 1958 इनकी बुक थी, जिसके अंदर ही फ्रंट जो प्रीफेस था वो किसने लिखा था? नेहरू जी ने लिखा था। उसके अंदर ट्राइबल पंचशील की पॉलिसी थी। तो वही है कि इनकी जो अरुणाचल प्रदेश की जो पॉलिसी है, जो उन्होंने वहाँ पे बोला था कि उसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट तो करना है मेन स्ट्रीम के साथ में। इस तरीके की वहाँ पे फिलोसॉफी आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट बोले तो अरुणाचल प्रदेश की, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोले तो अरुणाचल प्रदेश को किस तरीके से हमें इंटीग्रेट कराना है विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो ये क्या हो गया देखने को मिल रहा है हमें, अरुणाचल प्रदेश की फ़िलोसॉफ़ी वेरी रेलविन ने अपनी बुक के अंदर बताई थी। तो इसके बाद में क्या हुआ, ये तो उन्होंने फ़िलोसॉफ़ी बता दी थी और आपने वो सब लिख दिया वो सब, ठीक है। ये अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जैसे जो अरुणाचल प्रदेश है उसने मॉडर्निटी को भी ट्रेडिशनल को भी कंटिन्यू रखा, मॉडर्निटी को भी अडॉप्ट कर लिया। वहाँ पे क्या है, हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदी का प्रमोशन होने के कारण अरुणाचल में दे हैव बीन प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। उनका जो माइग्रेशन इधर होता है तो वो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, वेरी रेलेवेंट क्या फिलोसॉफी, कहीं ना कहीं इट कैन बी कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट सक्सेस इफ़ यू कंपेयर इट फ्रॉम अदर ट्राइबल सोसाइटी या फिर अदर ग्रुप। इसके साथ में कैरेक्टरिस्टिक एंड कम्युनिकेशन बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो अब लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन के बीच में कम्युनिकेशन होता है। पहले तो LTGT बता दो किस तरीके से ये होता है। मैकिम मेरिट ने बता दिया कि लिटिल कम्युनिटी विलेज इंडिया 1955 इसके अंदर बताया था। कैरेक्टरिस्टिक बता दो, लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है, ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है। बाय रिप्रेजेंटेटिव, अनरिप्रेजेंटेटिव मैनी और रिप्रेजेंटेटिव फ्यू। फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो कम्युनिकेशन के बीच में आप देखोगे जो है सेक्रेट कॉम्प्लेक्स वाला एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा। फिर जो डिफ्यूजन के थ्रू आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो फॉलो पेरोकेलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन वाले जो एस्पेक्ट डिफ्यूजन ऑफ कल्चर। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलता है, या तो पिलग्रिमेज के थ्रू या फिर जब भी वो मीट करते हैं अलग अलग जगह पे, तो इस तरीके के आपको ट्रांसफ़र होते हुए एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो दिस आर द 5 अल्टीमेट क्वेश्चंस। अब उसके भाई 5वें नंबर के 5 क्वेश्चंस, लेट अस सी क्या क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, कोई पूछने वाली बात नहीं है, बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए इसका आंसर तो आपका भी। टेक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ रामापिथिकस इन द लाइट ऑफ रामापिथिकस शिवापिथिकस कंट्रोवर्सी, तो बिल्कुल टेक्सोनॉमी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से रामापिथिकस शिवापिथिकस की डिबेट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, वो सब आपको आना चाहिए। टेक्सोनॉमी स्टेटस ये जो है ये आना चाहिए आपको। ये जो ये आ गया OGC, ओरंगुटान गोरिल्ला चिंपैंजी, यहाँ पे आ गया ये शिवापिथिकस का ही भाई आपको शिवापिथिकस के अंदर ही रामापिथिकस इंक्लूडेड है। यहाँ पे आ गया जाइजेंटोपिथेकस, यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहाँ पे HE इरेक्टस, फिर इसके साथ में यहाँ पे ये जो हो गया निएंडरथल और यहाँ पे होमोसेपियन। ठीक है, इस तरीके से ये आपको टैक्सोनॉमिकल स्टेटस देखने को मिल रहा है। ओरंगुटान का क्या है ये, ओरंगुटान के एंसेस्टर्स आपको देखने को मिलेगा। ट्राइबलिज्म एंड सूडो ट्राइबलिज्म बोले तो जनजातिवाद, आप ट्राइबल जो एलिमेंट्स है उसे कहीं ना कहीं एन कल्चर कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं प्रमोट कर रहे हो। ट्राइबल अपनी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं वापस से ट्राइबल आइडेंटिटी को रिगेन करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उसको अलाइन ट्राइबल वैल्यूज़ को आप
प्रायोरिटाइज कर रहे हो। अब सूडो ट्राइबलिज्म के अंदर ऐसा हो रहा है कि जो ट्राइबल नहीं है स्टिल दे आर ट्राइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी बाय हैविंग द रिजर्वेशन एस्पेक्ट्स, और जो भी उसके साथ में अफर्मेटिव एक्शंस, अफर्मेटिव वर्ड लिखना भूल गया मैं वहाँ पे, तो अफर्मेटिव जो जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है सूडो ट्राइबलिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी जो कास्ट है दे हैव बीन ट्राइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ सूडो ट्राइबलिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे जाट्स के ग्रुप है दे आर डिमांडिंग द स्टेटस ऑफ एसटी। ऐसे आपको और भी एक दो ग्रुप है जो मैंने नाम लिखा है, यहाँ पे बोलना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जातिवाद के कारण मतलब जनजातिवाद की तरफ वो हो रहा है। ट्राइबलिज्म की तो बात आप देखने को मिल जाएगा नागालैंड में, ये सब जो है ट्राइबलिज्म वाली बात हो गई। सूडो ट्राइबलिज्म बोले तो कहीं ना कहीं आप जो है फेक कर रहे हो। देन है वर्णाश्रम एंड इस कंटेम्प्रेरी, तो वर्णाश्रम किस तरीके से ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर देखो ये वाला भी एलिमेंट लिख दिया मैंने, कौन सा, सोटियोरोलॉजी। मर्सी लाडे ने बताया था सोटियोरोलॉजी सॉल्यूशन, लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, हाँ शायद लिखा है कि नहीं लिखा है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। देन ये तो लिखा जा सकता है लोथल डॉकयार्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन। लोथल के अंदर किस तरह के डॉकयार्ड था, पानी ऊपर नीचे करते थे, और इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन आपको देखने को मिलेगा किसके साथ में, मेसोपोटामिया के साथ में, सीरियन के साथ में, और भी 2-3 आपको देखने को मिलेगी। शेल्स आपको देखने को मिलेगी, इंपोर्ट क्या होता था, एक्सपोर्ट क्या होता था, ये सब यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो लोथल जो है कहीं ना कहीं हैज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट इन दिस। द विलेज वॉज नॉट मेयरली अ प्लेस वेयर पीपल लिव, इट हैज़ अ डिज़ाइन, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कंपलसरी क्वेश्चंस हो गए। अब देख लेते हैं मैंने नॉन कंपलसरी में से कौन कौन से जो है वो लिखे हैं, ठीक है। नॉन इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने जो है सेकंड वाला अटेम्प्ट नहीं किया, लेट अस सी, सेकंड भी अटेम्प्ट नहीं करा, थर्ड भी नहीं करा, फोर्थ किया है। तो सेकंड वाला क्यों अटेम्प्ट किया, लेट अस क्यों अटेम्प्ट नहीं किया। डिस्कस द पैलेओ एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ शिवालिक ऑफ इंडिया गिविंग इट्स सब डिविजन, फॉसिल प्राइमेट फौना एंड मेजर प्राइमेट फौना लोकेलिटीज, ओके, फॉसिल प्राइमेट फौना, ओके, एंड सब डिविजन्स। प्राइमेट फौना की बात, हाँ फौना की बात हो रही है, शिवालिक और वो सब जो है, सॉरी क्या बोल सकते हैं, फॉसिल प्राइमेट के अंदर आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे शिवालिक के अंदर। हाँ, तो शिवालिक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, इसके साथ में आपको जाइजेंटोपिथेकस का भी बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। इसके साथ में यू विल ऑल्सो फाइंड कृष्णापिथेकस, अभी जो है AR संख्या ने कृष्णापिथेकस भी देखा है 18 से 8 मिलियन ईयर एगो। हालांकि मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, ये तो अभी बता रहा हूँ। गिविंग इट सब डिवीजन, अभी सब डिवीजन नहीं आता भाई, क्या चीज़ है क्या नहीं है। मेजर प्राइमेट फॉसिल के लोकेलिटीज़ बोले तो स्थलों, तो स्थल तो एक हरितल्यार ऐसा कुछ है, हाँ हरितल्यार, वो देख के गया था मैं, हालांकि ये तो क्वेश्चन ने अटेम्प्ट नहीं करा। डिलिनेट द मेजर फीचर ऑफ एस सरकार क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, सरकार का मैं देख के गया था लेकिन याद नहीं था। वह वॉज हिज क्लासिफिकेशन बेटर देन रिस्ले, बेटर देन रिस्ले तो था, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ यहाँ पे हो रही है, क्योंकि सरकार का अपने को पता ही नहीं है अच्छे से। अब 6 की पूरे 6 आपको पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे फीचर्स की बात पूछी है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सरकार का भी अगली बार देखना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब हो सकता था, ये तो टैकल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इसीलिए ये सेकंड वाला तो अवॉइड कर दिया। देन वी हैव थर्ड वाला, भारत में उच्च पुरा पाषाण के विशिष्ट, सॉरी, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपर पैलेयोलिथिक इन इंडिया। तो अपर पैलेयोलिथिक तो अच्छे से हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अपर पैलेयोलिथिक है ना, रंजकुंता, फिर इसके साथ में बेलन वैली और भीमबेटका और मच्चाटला, चिंतामणि कवि, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक्जामाइन द एनवायरमेंटल एंड बायोकल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया। एनवायरमेंटल एंड बायोकल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया,
ठीक है, तो ये भी हो सकता था कहीं ना कहीं टैकल। अब लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ BS गुहा, इरावती कार्वे एंड SR के चोपड़ा। BS गुहा हो सकता था, इरावती हो सकते थे, बट SR के चोपड़ा, तो भाई ये 5 मार्क का ये भी आएगा, 5 का ये भी आएगा, 5 का ये भी आएगा, तो अपने को तो आता ही नहीं SR के चोपड़ा। ठीक है, बोल बच्चन फिर लिखना पड़ेगी, लेकिन फिर मार्क्स पता नहीं मिलते, तो इसीलिए ये अवॉइड ही कर दिया। अब एक तो करना ही पड़ेगा यहाँ से, तो एक कौन सा आएगा, तो वो आ गया 4th का ABC। लेट अस सी कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट मोबिलिटी इन इंडिया, हाईलाइट द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चलो अच्छा है, तो वेरियस टाइप ऑफ कास्ट मोबिलिटी तो हो गया, क्या हो गया, क्या बोल सकते, अपवर्ड क्लास मोबिलिटी या फिर डाउनवर्ड क्लास मोबिलिटी। अपवर्ड के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, संस्कृताइजेशन की प्रोसेस हो रही है, अश्रफाइजेशन वाली भी हो रही है। संस्कृताइजेशन के अंदर भी आपको डिफरेंट मॉडल देखने को मिल रहे हैं, आइदर क्षत्रिय, आइदर ब्राह्मण, आइदर वैश्य, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ में क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो रहा है कास्ट मोबिलिटी का। डाउनवर्ड किस तरीके से हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अपनी जो है कास्ट को कम दिखा के या फिर अपना जो स्टेटस हिरार्की के अंदर नीचे करने की कोशिश, सो डैट टू हैव द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट मोबिलिटी इन इंडिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ में हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी भी आपको देखने को आ सकती है। हॉरिजॉन्टल के अंदर कास्ट मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल बोले तो कहीं ना कहीं जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पे शायद लिखी है मैंने, भूल रहा हूँ अभी तो, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी वाला एस्पेक्ट भी आ सकता है। हाईलाइट द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब ये फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है ये तो आपको समझ में ही आता है। वेल्थ, इकोनॉमी, किस तरीके से कास्ट मोबिलिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और बताओ, तो इसके अंदर एजुकेशन भी एक फैक्टर आ जाएगा, और एजुकेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया। फिर आपको इसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, जैसे जो है शिवाजी वाला एक एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो है कास्ट मोबिलिटी के अंदर नोनियाज वाला आ सकता है। नोनियाज को किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तेलीज वाला एक एग्जाम्पल आ सकता है कास्ट मोबिलिटी के अंदर। ये सब आपको एक देखने को मिलेगा। देन एलुसिडेट द रोल ऑफ डेमोग्राफिक एंड सोशल फैक्टर्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। एलुसिडेट द रोल ऑफ डेमोग्राफिक एंड सोशल फैक्टर इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो डेमोग्राफिक फैक्टर कौन कौन से आएंगे। डेमोग्राफिक बोले तो कितने बच्चे हैं, कितने डेथ हो रही है, कितनी नैटलिटी है। और पॉपुलेशन ग्रोथ में भाई जो हमारी यंग पॉपुलेशन है तो वो यंग है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ तो होगा ही, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो फेज़ है उसके कारण क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होता है, पहले जो है हाई फर्टिलिटी रहती है और हाई डेथ रेट रहता है। फिर हाई फर्टिलिटी तो कंटिन्यू है, लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस तरीके से फर्टिलिटी भी कम होती है, फिर देन डेथ रेट भी कम हो रहा है। तो ये इस तरीके से ट्रांजिशन होता है। तो ये कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जैसे नाइजीरिया, पाकिस्तान की अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हमारी नहीं बढ़ रही है। हमारा जो स्टेबलाइज धीरे धीरे अभी होते जा रहा है। हमको कहाँ पर है, थर्ड स्टेज, जो एब्डेल उमरान ने बताया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसके हम अभी थर्ड स्टेज पर हैं। तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज स्टेबलाइज होगी धीरे धीरे। ठीक है, इंडिया का पर्सपेक्टिव उन्होंने सोचा है। तो इसके यहाँ पे बताया था 1931 से 1981 तक के किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी थी। फिर धीरे धीरे उसके बाद में जो ग्रोथ रेट है, रेट हैज़ बिन डिक्रीजिंग। सोशल फैक्टर के अंदर आप देख सकते हो किस तरीके से सोशल फैक्टर हेल्थ, एजुकेशन और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। हाँ, एजुकेशन किस तरीके से, बिहार के अंदर आप देखोगे एजुकेशन नहीं है तो हाई फर्टिलिटी रेट, केरला का लो फर्टिलिटी रेट। इसके साथ में पावर्टी भी करते हैं कि ज़्यादा बच्चे ज़्यादा वो सोशल फैक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। देन इसके बाद में फोर्थ के अंदर आपको सी देखे बात करें तो क्रिटिकली एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड मेंशन द लिमिटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स क्राइटेरिया। शेड्यूल ट्राइब एंड मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स क्राइटेरिया। अब शेड्यूल ट्राइब का जो कॉन्सेप्ट है 342 के अंदर आ रहा है। उसके बाद में 366 प्रेसिडेंट जो है किसी भी
ग्रुप को, किसी भी सोशल ग्रुप को या उसके पार्ट को डाल सकते हैं उसके अंदर शेड्यूल ट्राइब, और उसको ट्राइब बोल सकते हैं अंडर द आर्टिकल 342, और वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी शेड्यूल ट्राइब। इतना हमें देख लिया। देन हैव मेंशन द लिमिटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स क्राइटेरिया। अब जो है शेड्यूल ट्राइब को जो चूज़ करने का जो क्राइटेरिया है ये कहीं पे डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या है, देवर कमेटी और अलग अलग कमिटीज़ की जो रिकमेंडेशंस है या फिर उनका जो क्राइटेरिया है उसको यूज़ करके ही अलग अलग ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब के अंदर डाला जाता है। तो ये सब क्या है, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर के क्राइटेरिया के यहाँ पे लिमिटेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई फिक्स ट्रेड्स नहीं है कि किसको देख के हम शेड्यूल ट्राइब को बताया जा सकते हैं। एक स्टेट के अंदर कोई शेड्यूल ट्राइब है लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे के अंदर है ही नहीं। जैसे टोटोस को आज तक के शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला ही नहीं है, इसके साथ में पीवीटीजी है वो, लेकिन सोशल एसटी का स्टेटस नहीं मिला है। इसके साथ में ऐसी बहुत सारी जो ग्रुप है, एक में है दूसरे में नहीं है, जिन्हें एक में एसटी है दूसरे स्टेट में एसटी नहीं है। तो ये सब आपको देखने को मिल गया। 5वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 6वें की बात करें, द विलेज आर नॉट मेयरली अ प्लेस वेयर पीपल लिव, इट हैज़ डिज़ाइन इन विच रिफ्लेक्टेड द बेसिक वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड दिस एंड एलैबोरेट। अब ये किसने बोला था ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने तो किसने बोला था। ठीक है, अब अपन लिख दे गलत हो जाए तो वो ज़्यादा भाई गड़बड़ हो सकती है, तो लिखो ही मत, लेकिन आप ये पूरा चीज़ें समझा दो। एलैबोरेट, तो एलैबोरेट कर दो कि किस तरीके से प्लेसेस जो है इट इज़ लाइक अ माइक्रोकॉस्म रिप्रेजेंटिंग द मैक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो इंडियन सिविलाइजेशन का जो छोटा रूप है दैट इज़ विलेजेस आपको देखने को मिल रही है। तो विलेज के अंदर आपको हर एलिमेंट रिफ्लेक्ट होता हुआ मिल रहा है लेकिन छोटे लेवल पे। ठीक है, जो है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सॉलिडरिटी आपको देखने को मिलेगी, ये एमएनएस ने बताया था। फिर इसके साथ में रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, फिर इसके साथ में जो है दे आर नॉट जस्ट द लिटिल रिपब्लिक रेदर द रिफ्लेक्शन ऑफ बेसिक सिविलाइजेशनल वैल्यूज़। तो इसके साथ में एमएनएस ने ये भी बताया था कि अगर कोई इंडियन लेवल पे कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो वो एक्टिविटीज़ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, वो एक्टिविटीज़ आपको विलेज लेवल पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एमएनएस ने ये बातें बोली थी। इसके साथ में जॉइंट फैमिली वाला एस्पेक्ट हो गया, कास्ट का एस्पेक्ट्स हो गया, इसके साथ में एग्रेरियन एस्पेक्ट्स हो गया। दीज आर द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन द विलेजेस। जॉइंट फैमिली, कास्ट, एग्रेरियन और भी आपको देखने को मिलेंगे एस्पेक्ट्स अलग अलग। ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी हो गया और भी ऐसे एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर अल्टीमेटली इंडियन सिविलाइजेशन को आप वो बता ही सकते हो एंड करते हुए, कंक्लूड करते हुए किस तरीके से ये यहाँ पे हो रहा है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनजीओज इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन एंड द मैनर इन विच दे फैसिलिटेट अदर स्टेक होल्डर्स। तो वही डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन एंड द मैनर इन विच दे फैसिलिटेट द स्टेक होल्डर्स। तो ABC, अब एनजीओ को 5-5 मार्क के अंदर डिफरेंट, ये इंट्रो हो गया, किस तरीके से एनजीओ प्लेज अ क्रिटिकल रोल, और कंक्लूजन हो गया। उसके बीच में यहाँ पे ABC यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पूछा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओज। तो पहले बताना है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ऑफ वीकर सेक्शन, देन है पॉलिटिकल वीकर ऑफ वीकर सेक्शन एंड देन मैनर इन विच दे फैसिलिटेट अदर स्टेक होल्डर्स। तो एनजीओ जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से करते हैं, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, भाई कहीं ना कहीं जो है वो ऑफ वीकर सेक्शंस की बातें करते हैं। ठीक है, एनजीओ जो है बहुत सारे जो गैप है, सोशल गैप है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिस्कोर्सेस करते हैं, सोशल अलग अलग जो ग्रुप है, मार्जिनलाइज ग्रुप है, उन्हें वॉइस प्रोवाइड करते हैं, वॉइस टू वॉइसलेस। मार्जिनलाइज ग्रुप के अंदर जो है डेवलपमेंटल एजेंट के तौर पे दे वर्क एज अ डेवलपमेंट एजेंट्स। ठीक है, ये हो गया सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के अंदर। फिर बहुत सारे जो सोशल डिसेबिलिटीज़ है उसको कम करने में रोल्स ऑफ एनजीओज प्लेज अ क्रिटिकल रोल। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा था, एनजीओ वाला जो अभी गढ़चिरौली वाला एग्जांपल लिखा था मैंने, स्पर्श
गढ़चिलौरी, इन्होंने क्या करा है, शेल्टर होम बनाया था वीमेन के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर रहती है। तो उसको क्या बोला था, अस्कन मावा लोन, अस्कन मावन लोन, इसको ही बोलते हैं शेल्टर स्पेस यहाँ पे बनाई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ताकि उनके जो है डिग्निटी को इंश्योर करा जा सकते। साथ ही ये क्या हो गया, स्पर्श एनजीओ, इस तरीके से और भी 2-3 एग्जांपल ले दिए, भील सेवा मंडल, इस तरीके से हो गया। अब देन वी हैव पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो बहुत सारे जो एनजीओज़ है उन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया। फॉर एग्जांपल जो मायावती नहीं, इसके पहले जो मायावती के जो थे, मतलब वो जो एनजीओ को कन्वर्ट कर दिया बसपा के अंदर, नाम अभी भूल रहा हूँ मैं, बसपा जो है पहले वो एनजीओ हुआ करती थी, उसको किस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर दिया। फिर उसके साथ में बहुत सारे एनजीओ जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाने के अंदर रोल प्ले करते हैं। भीम आर्मी, दलित आर्मी, इस तरीके से वाले बहुत सारे आपको ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। एंड द मैनर इन विच दे फैसिलिटेट अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो वो दूसरे दे एक्ट एज अ डेवलपमेंट एजेंट, तो वो दूसरे सिविल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको भी क्या करते हैं, पुश करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। नाउ वी हैव, अब ये जो वाला जो क्वेश्चन था ये मैंने लास्ट में किया था इन 22 मिनट्स, 22 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन थे। पहले वाले में पेपर 1 में मेरे पास 24 मिनट थे, अभी 22 मिनट बचे हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो था 5 मिनट के अंदर ये हुआ 15 मार्कर का क्वेश्चन। तो जो है ट्रेस द हिस्ट्री एंड डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फॉर्मुलेटिंग द लिस्ट ऑफ ओबीसीज बोथ एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब जो है पहले तो ट्रेस द हिस्ट्री, देखो क्या क्या चीज़ें वो सब बताना पड़ेगा, तभी जाके मार्क्स मिलेंगे। एक को कर दोगे तो फिर वो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ट्रेस द हिस्ट्री, तो फॉर्मुलेटिंग द लिस्ट ऑफ ओबीसी की लिस्ट कैसी बनती है उसकी हिस्ट्री बताना पड़ेगा। काका कालेलकर कमेटी, मंडल कमेटी, इस तरीके से ओबीसी का लिस्ट का बात हो गई। 1931 का जो SECC वाला सेंसस है उसके बेसिस पे हो रही है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फॉर्मुलेटिंग द लिस्ट, तो डिस्क्राइब द मेथड, तो मेथड क्या है कि भाई वो ओबीसी को लिस्ट उसका स्टेटस देखे, ये देखे, उसके हिसाब से स्टेट लेवल पे आपको बताना है और नेशनल लेवल पे। तो एक पे आप बता दो स्टेट लेवल पे, एक पे बता दो नेशनल लेवल पे। हालांकि मेरे को तो इतना अच्छे से प्रोसेस नहीं पता है, लेकिन जनरलाइज वही प्रोसेस किस तरीके से जो है अलग अलग डाटा सोर्स के आधार पे, लोकल सर्वेज और ये सब के आधार पे सेंसस के जो डाटा है, SECC वाला सेंसस जो है 2011 तो नहीं लेकिन 1931 वाला का यूज़ होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्या है ये देखने को मिलेगा। देन इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन मैंने 6वां वाला लास्ट किया था, और जो 7वां है वो पहले कर चुका हूँ मैं। तो 8वां मैंने क्यों इग्नोर किया, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में 7वां क्यों करा ये देखते हैं। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ट्रेडिशनल सोशियो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग द टूडास, कोटास, कुरुम्बा, इरुलास, नीलगिरी हिल्स। हाईलाइट द चेंजेस ऑकरेंट इन दिस इंटर रिलेशनशिप्स। ओके, तो चेंजेस तो मतलब वो ये कि जो उनके बीच में जो है ट्रेडिंग होती थी, एक दूध देता था, दूध बोले तो टूडास के पास में बफेलो है वो मिल्क देते थे, कोटास अपना कहीं ना कहीं प्रोड्यूस देते थे, इरुला, कुरुम्बा, चारों का तो नहीं पता, लेकिन इस तरीके से एग्रीकल्चर और अलग अलग एस्पेक्ट्स में इनके ट्रेड होते थे। अब ये क्या है, इनका जो है रिलेशनशिप धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है मॉडर्निटी के कारण, मार्केट इकोनॉमिक्स के कारण, और जो भी ट्रेडिशनल पैटर्न, लैंड वाले जो पैटर्न है शिफ्टिंग के कारण, माइग्रेशन भी प्लेज अ क्रिटिकल रोल, ठीक है। और जो आज के नौजवान हैं, जो यंग जनरेशन है, दे आर नॉट अलाइनिंग विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज़, तो उसके साथ में क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिग्रेडेशन होते जा रहा है। हालांकि अटेम्प्ट नहीं करा था क्योंकि इतना भी अच्छे से नहीं आता था। डिफाइन माइनॉरिटी, एलोबरेट द लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। अब ये माइनॉरिटीज़ जो है पता नहीं, अब इसके गड़बड़ है माइनॉरिटीज़ वाली भी डेफिनेशन, तो अभी तक के क्लैरिफाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर कहीं पे हुई नहीं है। व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग criteria of PVTG, examine their current status, nomenclature and distribution। अब ये भी गड़बड़ वाला क्वेश्चन है। PVTG तो बता देंगे, आइडेंटिफाई होता है, पीला करके आता है, पीला, देवर कमेटी पीला, ठीक है। देयर करंट स्टेटस, तो करंट स्टेटस में गड़बड़ हो जाएगी किस तरीके से, नोमेनक्लेचर और डिस्ट्रीब्यूशन वापस से कहीं ना कहीं होगा, गड़बड़ होगी, देयरफॉर अवॉइड किया मैंने इसको।
आइडेंटिफाई द कंटेम्प्रेरी लिमिटेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रैवल डेवलपमेंट। ऑफकोर्स यार ट्रैवल डेवलपमेंट में आज के समय पे लिमिटेशंस हो रही बहुत सारी, तो व्हाट आर दोज लिमिटेशंस वो हमें बताना है। क्या आराम से बता सकते हो आप, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एनएमएस का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको हम लिंक करके नहीं करते लैंड फॉर लैंड, और जो है एमिनेंट डोमेन वाले एस्पेक्ट के अंदर लैंड ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन रिहैब एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन कर ही रहे, जैसा नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर हमें पता चला है, या फिर जहाँ पे उन्होंने बताया। इसके साथ में लिमिटेशंस क्या है ट्रैवल डेवलपमेंट की, कि ट्रैवल डेवलपमेंट है हाँ उनको लैंड फॉर लैंड नहीं मिलता है। उसके साथ में जो उनका क्या बोलते हैं मॉनिटरिंग नहीं होती है। उसके साथ में जो है उसके साथ में लिमिटेशंस जो है हाँ ब्यूरोक्रेटिक अपैथी है, फॉरेस्ट लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में गैप है, ग्राम सभा का फॉर्मेशन में गैप है। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को इसके साथ में मिल जाएगी। तो ये हमने देख ली कंटेम्प्रेरी लिमिटेशंस। अगर हम बात करें हाउ कैन एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोसेस, तो भाई वही तो है एंथ्रोपोलॉजिकल प्रोसेस, क्या पर्टिकुलर जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है कहीं ना कहीं वो हमें उनके कल्चर को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलता है। एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज से ही तो हमें एनएमएस वाला कॉन्सेप्ट मिला है। और उसके साथ में इसके साथ में जो है पॉलिसी के अंदर आप देखोगे एक्शन एंथ्रोपोलॉजी और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी किस तरीके से दे प्लेड अ क्रिटिकल रोल। फॉर एग्जांपल एलपीवी का बीरहोर एक्शन प्लान आपको देखने को मिलेगा, बीरहोर डेवलपमेंट एक्शन प्लान। और इसके साथ में आपको पीसे भौमिक ने जो थारू ट्राइब के अंदर डीक्रिमिनलाइजेशन के लिए अंदर एफर्ट्स करे थे, वो सब आपको एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज का ही रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ में जो है एनएमएस कॉम्प्लेक्स आप से बात हो ही गई कि कहीं ना कहीं खाका जो कमेटी है किस तरीके से उन्होंने एनएमएस को सैक्रोसैंक्ट मानते हुए बात करी थी। ठीक है, इसके बाद है डिस्कस द राइजिंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया एंड प्रपोज देयर पॉसिबल रेमेडियल मेजर्स, है ना। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, राइजिंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया एंड प्रपोज देयर रेमेडियल मेजर्स। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या अगर आप बात करें तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोले तो अलग अलग एथनिक ग्रुप के बीच में, एथनिक ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेस आपको देखने को मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आपको देखने को मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आपको देखने को मिलेगा। और आपको इसके साथ में लैंग्वेज हो गया, रोल रेस हो गया, कास्ट हो गया। ठीक है, तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर बात करें तो लैंग्वेज के बेसिस पे आपको पता है बेलगाम वाला इशू है, बेलगाम वाला इशू आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में और भी अलग अलग जगह पे लैंग्वेज का इशू चल रहा है, जैसे मराठी मानुस आपको मराठा वाले के अंदर में देखने को मिलेगा, मराठी आप लैंग्वेज वाला। फिर बेंगलुरु के अंदर आपको कन्नड़ वर्सेस हिंदी वाला एलिमेंट देखने को मिलेगा। ये सब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बेस्ड ऑन द लैंग्वेज सुपीरियरिटी। डिस्कस द राइजिंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया, तो कौन कौन से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स है ये यहाँ पे बता दिया। रेसेस, तो रेस आपको रेसिस के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कॉन्फ्लिक्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो अरुणाचल वाले जब आते हैं तो उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आपको इस बेसिस पे मिल रहा है। और उसके साथ में रीजन भी आना, यहाँ पे रीजन भी आना चाहिए, रीजन के बेसिस पे भी हो जाता है। रीजन के बेसिस पे बोले तो जैसे बिहार वर्सेस बिहारी वर्सेस जो महाराष्ट्रियन या फिर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। बिहारी वर्सेस गुजराती वाला जो आता है, गुजरात में जब आए बिहार से लोग तो बीच में उनको क्या कहीं ना कहीं उनका उनके साथ में डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिला था। कास्ट के बेसिस पे अगर आप देखोगे और या फिर ट्राइबल के बेसिस पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो कास्ट के बेसिस पे अगर आप बताएं तो किस तरीके से भीमा कोरेगांव वाला इशू को आपको देखने को इंसिडेंट्स देखने को मिलेगा। 2020 के जो राइट्स हुए थे दिल्ली रिलीजन के बेसिस पे, ये तो सभी को पता हो। ट्राइब्स के बेसिस पे बात करें तो आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, ट्राइब्स के बेसिस पे प्रू वर्सेस रियांग वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा त्रिपुरा के अंदर। फिर इसके साथ में और भी ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, गोरखा। फिर रेसेस के बेसिस पे आपको गोरखास वर्सेस जो दार्जिलिंग वाले आपको देखने को मिलेगा, या फिर रीजन के बेसिस पे तो नहीं, हाँ दार्जिलिंग वाला रेसिस के बेसिस पे, रेसेस के बेसिस दार्जिलिंग में गोरखास वर्सेस बंगाली।
ठीक है, गोरखास और बंगालीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही गोरखालैंड की डिमांड आपको देखने को मिली थी। इसके साथ में नागालैंड वाली डिमांड हो गई, नागाज वाली। ठीक है, इसके साथ में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आपको जो मीतीज़ एंड वर्सेस नागाज वगैरह वाला जो भी मिलेगा वो या तो ट्राइब्स में आ सकता है या तो फिर रेसेस वाले में आ सकता है। ठीक है, एंड देयर पॉसिबल रेमिडियल मेजर्स, तो किस तरीके से उनका मेजर्स किया जा सकता है। तो वो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच यहाँ पे हमें लगाना है कि कहीं ना कहीं जो है उनके एस्पिरेशंस और उनके जो है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। रेमिडियल मेजर्स यही है कि जो है उनका गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए, उनके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। एट द सेम टाइम कल्चरल रिलेटिविज्म वाली अप्रोच को अगर लगाए गए सो दैट देयर कैन बी हार्मोनी बिटवीन सच ग्रुप। और जो एथनिक आइडेंटिटी वाली जो डिमांड बढ़ती जा रही है, इट कैन बी रेगुलेटेड और इट कैन बी कंट्रोल्ड। इस तरीके से रेमेडियल मेजर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ में नाउ लास्ट वाला क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेल्युएट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनस सोसाइटी। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, नेशन बोले तो और स्टेट बोले तो। स्टेट बोले तो एक पॉलिटिकल यूनिट, नेशन बोले तो कहीं ना कहीं सेम एथनिसिटी वाली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब सेम एथनिसिटी, एथनिक कल्चर हैज़ देयर सेपरेट पॉलिटिकल बाउंड्री, तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, नेशन स्टेट। ये आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया नेशन स्टेट का। ठीक है, सेपरेट कल्चर, सेपरेट बॉर्डर। ठीक है, लेकिन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनस सोसाइटी। अब नेशन स्टेट की बात करें तो यूके, फ्रांस, जर्मनी या फिर फिनलैंड वगैरह, और जो है कोसोवो और जो अलग अलग जो इसे देखने को मिल रहा है, दे आर जनरली नेशन स्टेट। लेकिन जापान, लेकिन एक्चुअल में देखें तो वर्ल्ड के अंदर एक भी नेशन स्टेट नहीं है जो विच कैन क्लियरली डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट। बिकॉज बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे वो जो है क्या बोल सकते हैं, माइनॉरिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो देयरफॉर नेशन स्टेट तो कोई हुआ ही नहीं, तो माइनॉरिटी भी रहती है, छोटे छोटे पोजीशन उसके अंदर क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन। तो डिस्क्राइब इज इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनस सोसाइटी। तो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके कारण क्या हो रहा है, फिर वो रिलीजियस नेशनलिज्म और वो जो है वी वर्सेस अस वर्सेस देम वाली फीलिंग आपको देखने को मिलती है। तो इंडिजिनस सोसाइटी जो होता है मेजोरिटेरियनिज्म के अंदर पे फिर गड़बड़ इनके साथ में होने लग जाती है, एट्रोसिटीज़ वगैरह होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल हुती वर्सेस तुती वाला जो रवांडा के अंदर मैसेकर हुआ था। इसके साथ में एक जो है कुर्दिस्तान वाली जो है इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनस सोसाइटी के क्या हो रहा है कि कुर्दिस्तान जो है उनकी फिर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। जैसे कुर्दिस्तान जो है टर्की में भी है, सीरिया में भी है, ईरान में भी, इराक में भी, और थोड़ा बहुत आर्मेनिया वाले एरिया में भी है। तो कुर्दिस्तान का जो है कहीं ना कहीं उनका जो सोशल फैब्रिक है धीरे धीरे वो कुर्स का जो धीरे धीरे क्या होता है, बिकॉज वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं बाय द बॉर्डर और सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है उनका जो सोशल लाइफ है और वो जो कल्चरल है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। और वो जो इसके कारण क्या होता है, रिवाइवलिज्म वाली टेंडेंसी आपको बढ़ते हुए मिलेगी। आइडेंटिटी क्राइसिस जब होता है तो फिर आइडेंटिटी रिवाइवलिज्म के लिए मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट एंड वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल ETIM वाला था, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ETIM जो पूरा की पूरा एक तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान वाला जो है कजाकिस्तान और तुर्किस्तान, तजिकिस्तान, ये जब जितने भी है इसके अंदर में जो मुस्लिम पॉपुलेशन रह रही है, तो उनको सबको साथ में लेके एक स्पेशल यूनिट होनी चाहिए, दैट इज़ ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। इसके अंदर जो है चाइना का भी जो वेस्टर्न पार्ट आ जाता है जिनजियान वाला, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है और वहाँ के जो मुस्लिम है इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वो ETIM का पार्ट आपको इस तरीके से मिलेगा। इसके साथ में आपको जो है बलूचिस्तान वाला इशू देखने को मिलेगा, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ऑन इंडिजिनस सोसाइटी। तो नेशन स्टेट इससे क्या हो रहा है, बलूचिस्तान जो है उनकी जैसे बलोच के साथ में गड़बड़ हो रही है। तो इम्पैक्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके जो है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, स्क्यू डेवलपमेंट हो जाता है, इनइक्वालिटी में भी राइज हो सकती है और इंडिजिनस सोसाइटी का जो कल्चर है उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो दीज आर ऑल द एस्पेक्ट विच कैन बी रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड हाउ इट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन द इम्पैक्ट ऑन द इंडिजिनस सोसाइटी। आगे समझ में? तो ये हमने देख लिया ये हमने देख लिया UPSC 2025 का एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2। ठीक है, इसका जो समय रहता है वो रहता है 2:30 से 5:30, लास्ट पेपर है। ठीक है, जैसे पेपर हो जाएगा तो फिर टेंशन ख़त्म,
एक आ जाती है साय ऑफ रिलीफ, तो वैसे ही आपको भी पेपर होने के बाद में साय ऑफ रिलीफ देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। 3 घंटे के बैक टू बैक पेपर रहते हैं। ठीक है, सोने का खाने का किसी का टाइम नहीं रहता है, बहुत मुश्किल पीरियड रहता है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड आप अगर बोलोगे तो एस्पिरेंट्स की लाइफ में ये वाला आपको पीरियड देखने को मिलता है, बहुत हेक्टिक रहता है। ठीक है, लेकिन हो जाएगी। यू कैन ईजिली क्रैक। आप अपने आप को माइंडसेट को कंट्रोल करना है, अपने आप को जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। यू कैन ईजिली एक्सेल इन द एग्ज़ाम। ठीक है, आप जो है मे बी जो है कहीं ना कहीं मेंस को आपके हेल्प करने के लिए मेंस प्रिपरेशन को एक बैच स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर मैं जो है जो इग्नोर्ड सब्जेक्ट रहते हैं मेंस के अंदर, उसके ऊपर मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि आपको उसको पढ़ा के आपको उसको स्ट्रेंथन कर दूँ, जो ईजीली स्कोरेबल सब्जेक्ट्स है बट हैज़ बीन इग्नोर्ड बाय द मेन स्ट्रीम। तो जीएस के अंदर आपको देखने को मिलेगा सोसाइटी 75 to 90 मार्क्स का आता है, लेकिन स्टिल इग्नोर्ड। इसके साथ में आपको GS2 देखने को मिलेगा, GS2 देन GS3 GS4। GS2 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? GS2 के अंदर वी विल हैव गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, दोनों 50-50 मार्क का आ रहा है। इसके साथ में GS3 में एग्रीकल्चर 50 मार्क का आ जाता है। देन इसके साथ में इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी 50 मार्क का आ जाता है। इसके साथ में एनवायरनमेंट, ये भी 35 मार्क्स का आ जाता है। फिर GS4 के अंदर अगर हम देखें तो एथिक्स के अंदर केस स्टडीज़ और जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस आते हैं 13, तो 130 मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क का ईच। केस स्टडीज़ आती है 6, 20 मार्क्स की ईच, तो ये हो गया 250। तो इस तरीके से आप देखो, इतने सब्जेक्ट्स को मेरा प्लान है कवर कराने का। ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल एक बार मैसेज करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, दैट इज़ माइंड्स ऑफ UPSC। ठीक है, आई कैन गारंटी कि आपके पास में ये कवर करने के बाद में आपको और कई जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटेंट तो रहेगा ही, आपके दिमाग में सब चीज़ें बच जाएगी। ठीक है, दिमाग में जब चीज़ें रहती है तो आप खुद डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ये इंटरनल एस्पेक्ट है। इंटरनल एस्पेक्ट कब होगा? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे रहेंगे? जब आप सही तरीके से पढ़ोगे या फिर जो उसकी मेन कोर अंडरस्टैंडिंग है वो उस पर आप फोकस करोगे। ठीक है, तो दिस आर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अपकमिंग बैच। मेंस स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगी 2026 के लिए, 2027 के लिए। ठीक है, पेड बैच रहेगी लेकिन अफोर्डेबल रहेगी, इतनी जो है क्या बोल सकते हैं भाई, आप अगर बात करो आज के समय पे तो फ़ीस बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन स्टिल इसकी फ़ीस आपको मिनिमली देखने को मिलेगी। फ़ीस किसकी बढ़ती जा रही है? छोटे छोटे बच्चों की KG1, इनकी फ़ीस ही 1-2 लाख होते जा रही है। तो अपन तो उनके 10% उससे भी कम में अपन कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा है, अगर आप 10-20 हज़ार थोड़ा बचाने की कोशिश करो तो आपका 1 साल कहीं ना कहीं पीछे हो सकते हो आप। तो थोड़ा बहुत तो आपके पास में एफर्ट्स लगाने चाहिए, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से एक डेडिकेटेड कोर्स आपके पास में होना चाहिए सब, ताकि सीक्वेंस में आपका सब जितने भी टॉपिक्स है कवर हो जाए। दिस ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ये हमने क्या करा, आज एंथ्रो का पेपर 2 डिस्कस किया है। इसके पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एंथ्रो पेपर 1 और GS पेपर 1, 2, 3, 4 भी हो चुका है, ऐसे भी हो चुका है। इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है, हिंदी का कंपलसरी पेपर, ऑल हैज़ बीन कवर्ड। बट जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट you have to focus on understand and try to grasp various aspects how I have attempted and how you should try to analyze the questions. In this way you can easily crack the mains paper. So this is all for today. Thank you, have a nice day, bye bye, take care.